आज दिनांक 13/7/2022 को आज हम नोरोनी कोर्ट के परिसर में कुछ यंगर एडवोकेट से मिले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 11/7/2022 को हमने पहले आपको बताया था, एक टाइटल है अश्वनी घोर वर्सेस एसएचओ रानीबाग एंड अदर्स कंप्लेंट केस 11/547/2021 PS रानीबाग। इसमें न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है 156 दिन की एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें सेक्शन है 166, 166A, 167, 323, 330, 341, 342, 355, 357, 363, 504, 506 IPC। इसके अंदर 11/7/22 को ऑनरेबल MM 113 नंबर कोर्ट आयुष शर्मा जी ने 156(3) का आदेश दिए के एप्लीकेशन के ऊपर आदेश दिया है कि FIR दर्ज करें 7 दिन के अंदर। आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप न्यायालय के इस आदेश के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या व्यू है भी एक एडवोकेट होने के नाते, बताइए। न्यायालय का ये बहुत अच्छा निर्णय आया है, क्योंकि 2021 में ये घटना हुई थी एक वकील के साथ। पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद पुलिस वालों ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, अपने पुलिस अधिकारी को बचाया उन्होंने, जबकि CRPC 154(3) के तहत इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि एक कंप्लेंट दी है। एक एडवोकेट के साथ ये इन्होंने मार पिटाई करी, उनको उठाकर ले गए दूसरी किसी प्राइवेट गाड़ी के अंदर और उनके साथ हरासमेंट किया। लेकिन उन्होंने कंप्लेंट देने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो उसको चैलेंज करके 156 दिन फाइल करी वकील साहब ने कोर्ट में। उसमें 1 साल तक ये ट्रायल चलता रहा। उसमें अभी जज साहब का निर्णय आया, न्यायालय का निर्णय आया, जिसमें जज साहब ने उन पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए ऑर्डर दिए हैं। मैं वकील साहब ये कहना चाहता था कि जैसे कि आपने बताया कि 154 का कंप्लायंस SHO रानीबाग ने नहीं किया, जबकि उनके ऑफेंस जानकारी में था। 154(3) में कंसर्न DCP आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ने कोई नहीं किया। उसके बाद आप 156(3) की एप्लीकेशन में आए, तो अब आप न्यायालय का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो न्यायालय ने जो आज ये आदेश पारित किया है। तो न्यायालय का धन्यवाद ही कर रहे हैं जी, हमारा तो पूरा विश्वास न्यायालय में है। अब जैसे आप बता रहे हो कि न्यायालय के अंदर आपका पूरा विश्वास है, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि बाहर कोई भी होती है उससे कोई ना कोई MM खास तौर से सेशन कोर्ट्स कभी ना कभी जरूर जुड़ती है, क्योंकि एडवोकेट जब वो कोई बनता है तो उसका जन्म, मेरा ये मानना है और काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स पहले बता चुके हैं इस बात को मेरे को, कि कोई भी जो बेंच का जन्म होता है वो बाहर से होता है। अब आपको न्यायालय पर इतना भरोसा है, लेकिन हमारी जानकारी में ये बात आई है कि जब से ये आदेश पारित हुआ है, थाना रानीबाग के जो कर्मी हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के कर्मी हैं, ये लगातार दौड़ धाप कर रहे हैं कि अपने ही जज के इस फैसले को चुनौती देने के लिए रिवीजन फाइल करने का ऑप्शन जा रहे हैं। अपने ही MM साहब के, जिन्होंने 1 साल लगभग उनका ट्रायल चला है, क्योंकि कोर्ट में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी बात पे कितना विश्वास किया जाए, इसको ऑब्जर्व किया है 113 नंबर कोर्ट के अंदर 2 जजों सामने, और ये फैसला आया है। तो अपने ही जज के खिलाफ अगर रानीबाग थाने के पुलिसकर्मी रिवीजन का ऑप्शन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये अपने ही डिपार्टमेंट जो दिल्ली पुलिस है, पहले तो अपने अधिकारी को बचा रही है और फिर न्यायालय को भी फैसले के ऊपर सवाल उठाती है। तो इसके बारे में क्या लगता है आपको कि ये इनका करना उचित है या अनुचित है? ये तो उनका राइट है, उनका राइट है, राइट है, वो इस फैसले को चैलेंज कर भी सकते हो नहीं। लेकिन अपने ही MM के फैसले को 1 साल के ट्रायल के बाद, मतलब लगभग प्रोसीडिंग 1 साल चली है, काफी सारी हियरिंग हुई है, 15 के हियरिंग, फिर अपने ही जज को चुनौती दे, आपके फैसले को चुनौती दे रहे हैं। क्या वो कहना चाहते हैं कि जो 113 नंबर के जज साहब ने फैसला दिया है वो ठीक गलत दिया है? वो क्या कहना चाहते हैं, रिवीजन में क्या कहना चाहती है पुलिस की, फैसला गलत दिया उन्होंने? हमें तो जी न्यायालय पूरा भरोसा है, न्यायालय ने जो फैसला किया है वो ठीक किया है। दूसरी बात, अब ये पुलिस वालों का राइट है, उन 3 जो पुलिस वाले जो जिनके खिलाफ FIR होने का निर्णय हुआ है, उनका राइट है, उन रिवीजन में जा सकते हैं। दूसरी बात क्या हो गई, हमें न्यायालय में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उसी थाने के अंदर पुलिस पहले CRPC के कानून को मान लेती है साहब और DCP साहब CRPC 54(3) के तहत अगर इसमें मुकदमा दर्ज करते या इन्वेस्टिगेशन करते। उन्होंने ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन करी, 3-4 दिन तक वकील साहब को कंप्लेंट देने के बाद इनको बुलाया, इनको रखा कि चलो ठीक है हम इसको अपनी संज्ञान में लेते हैं, उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल जब SHO साहब ने बोला ना कि भाई अपने हाथ खड़े कर लिया, भाई वकील अब मेरे से, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें जो करना कर लो,
उसके बाद वकील साहब ने न्यायालय के अंदर 156 फाइल करी है। इसमें तो ये साबित होता है, ये जो घटना हुई वकील साहब के साथ घटना हुई है, अगर इसमें अगर कोई आम आदमी होता तो वो इनका कुछ भी नहीं कर पाता। मैं अपने साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ, अपने श्रोताओं को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो खास तौर से यंगर एडवोकेट्स इंटर्न काफ़ी बड़े स्तर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल के साथ। ये जो घटना है, उस टाइम जो पुलिस अधिकारी थे, आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी थे परमिंदर सिंह साहब, एसीपी मंगोलपुरी थे वीरेंद्र कादियान जी, एसएचओ मनोज यादव जी थे उस टाइम, और एसआई अंकित मान जिनके ये खिलाफ है, कांस्टेबल आदेश यादव, और एक अननोन पुलिस ऑफिशियल है जिसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक कोर्ट को बताई नहीं गई है जहां तक मेरी जानकारी में। पर आने वाले दिनों के अंदर ये देखना पड़ेगा कि अब मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि एक तरफ, दोनों ही तरफ लॉ, मैं समझता हूं कि लॉ ऑफिसर है एक तरीके से, एक कोर्ट ऑफिसर होता है कानूनी अधिवक्ता, वो उसको पूरा न्यायालय पे भरोसा है, उसने अपनी आस्था कोर्ट के अंदर दिखाई, न्यायालय के प्रति दिखाई, और उसकी आज भी आपने अपने सुना कि न्याय के प्रति उनकी पूरी उम्मीद और विश्वास है। और दूसरी तरफ वो पुलिस अधिकारी हैं जो आरोपी पुलिसकर्मी को बचाने के लिए पहले उन्होंने ऑनरेबल ललिता कुमारी वर्सेस यूपी एंड अदर्स, जो कि 5 बेंच की जगमग है, उसको कंटेम्प्ट किया और कई अपनी पावर का दुरुपयोग किया, उस शपथ का दुरुपयोग किया जो नौकरी ज्वाइन करते वक्त इन्होंने ली। ये सब चीजें आज सवाल उठा रही हैं कि क्या पुलिस अपनी मानसिकता को बिल्कुल भूल चुकी है या इनको काउंसलिंग की जरूरत है। आज अपने ही न्यायालय के अंदर, जिसमें बहुत सारे केस रानी बाग थाने के खिलाफ भी लंबित है और बहुत सारी चार्जशीटें ये फाइल करते हैं, तो अब ये देखना होगा कि एसएचओ रानी बाग की विवेक के ऊपर कि वो इस न्याय के आदेश के ऊपर इसका सम्मान करेंगे या फिर रिवीजन का ऑप्शन लेकर अपने आरोपी पुलिसकर्मियों को फिर बचाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि 2 शब्द के अंदर मिनट में आप भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में पुलिस अपने कोर्ट का, न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी या अपने ही आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए रिवीजन का ऑप्शन में जाएगी? तो जैसे कि आपने देखा, ये 15 पेज का ऑर्डर है। 15 पेज का इतना अच्छा ऑर्डर करा जज साहब ने, मैंने अपने करियर में इससे अच्छा ऑर्डर नहीं देखा आज तक। बहुत ही समझदार जज थे LDMM आयुष शर्मा जी। और सर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एक एडवोकेट के साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए एक नॉर्मल आदमी है, जो आम आदमी है, उसके साथ कैसे बर्ताव करते होंगे पुलिस वाले। वो तो हमारे वकील साहब थे जिनको अपने अधिकारों का पता था, जिनको राइट्स का पता था, जिनको लॉ का पता था। जिनको नहीं मालूम वो किस तरह से प्रताड़ित किए जाते हैं पुलिस के द्वारा। और सर मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि जो भी राइट एक्शन हो वो लिया जाए पुलिस वाले के खिलाफ, जो अपना एसआई अंकित मान है उनके खिलाफ। और सर रिविजन तो देखो सर उनका राइट है, अब वो एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी अपनी वो है। बाकी मैं तो सर, मेरा जुडिशरी में बिल्कुल फुल फ्लैशर भरोसा है कि ये बिल्कुल। मेरे को एक चीज बस यही समझ में नहीं आती कि एक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, जो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट माना जाता है, 80-85 हजार लोगों की स्ट्रेंथ है, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जनता के टैक्स से ये डिपार्टमेंट चलता है, इनका सारा प्रशासन चलता है, कोर्ट भी वहीं से चलती है। अब ऐसे में एक MM जो कि एक काफ़ी उसका अनुभव होता है और 1 साल लगभग जैसे ट्रायल चला है कोर्ट के अंदर, ऐसे में अपने ही MM के साहब के अगर फैसले के लिए, ये रिवीजन के लिए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक MM का, जो मेरा अपना अनुभव है कि एक MM का हर आदेश एक अपने आप में सम्मानजनक होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। एक पुलिस अधिकारी जो एक पब्लिक सर्वेंट है और उसको ये देखना चाहिए कि उनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन उन MM साहब की ऑब्जर्वेशन में है कहीं ना कहीं। और इतनी सारी जब ऑर्डर्स हुए हैं, हियरिंग्स हुई हैं, तब उन्होंने किसी भी ऑर्डर के अंदर रिवीजन में वो नहीं गए, किसी आदेश के खिलाफ जा सकते थे। लेकिन अब जब फाइनल आदेश आ गया और उसके अंदर ये बात आ गई कि पुलिस के खिलाफ कुछ एविडेंस भी आ गए हैं, जैसे CDR GPS आ गई है इनकी ईमेल आईडी पे, कोर्ट की ईमेल आईडी पे DD एंट्रीज आ गई हैं, कुछ पार्टली कुछ एविडेंस आ गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि बहुत सारे थाने के अंदर उस टाइम जो मौजूद लोग थे उनके स्टेटमेंट होनी है, बहुत सारी चीजों की इंक्वायरी के, जैसे कि आदेश में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ एविडेंस जैसे आ गए हैं जिसके ब्याह पे लगता है कि ऑफेंस हुआ है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर ये कानून का समय, कोर्टों का, न्यायालय का टाइम खराब करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है, सभी लोग जानते हैं, एडवोकेट जो कि सब एक यूनिफॉर्म, सभी लोग जानते हैं, बार जानती है, जज साहब जानते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जानते हैं, ये तो सीधा सीधा सबको ही चुनौती है कि पुलिस अपने ही एक जब एक उनके आदेश खिलाफ आ गया तो ऐसे तो फिर कल को अगर वहां से सेशन से FIR के ऑर्डर हो जाएंगे तो ये 3 साल FIR लटका देंगे, फिर ये लोग ऐसे करते करते 15-20 साल केस खींच देंगे, कोर्ट का, न्यायालय का जानबूझकर टाइम खराब करेंगे। ये तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग है पावर का। मैं चाहूंगा कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सार्ट कोर्ट के सामने और बार के सामने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने भी ये बात जरूर रखें।
सर देखो, इस पर सिर्फ मैं यही बात कहना चाहूंगा कि ये उनका अधिकार है और हम किसी का अधिकार ना तो छीन सकते हैं, ना ही उस पर सवाल उठा सकते हैं। अभी सर क्या कहते हैं, अभी तक रिवीजन तो फाइल नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर रिवीजन फाइल करते हैं तो आगे सर हम उसका एक बिल्कुल अच्छा जवाब देंगे, जो हम अपनी मतलब आपको आगे भी न्यायालय पे ही पूरा भरोसा है कि जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसके ऊपर आप चलेंगे और उसको मानेंगे, न्यायालय का सम्मान करेंगे। एक साल इस केस के लिए वेट किया हमने, सर बहुत मेहनत की, इतनी सब बहुत सारी जजमेंट्स दी, बहुत सारी डेट लगाई, सब कुछ करा, उसके बाद सर हमें सफलता हासिल हुई और आगे भी मिलेगी सफलता। मैं आज रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के खासतौर से उन सभी कानूनी अधिवक्ताओं का भी धन्यवाद करूंगा, जुडिशियल ऑफिसर्स खासतौर से आयुष शर्मा जी का धन्यवाद करूंगा। और अब आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर आने वाले दिनों में इसके परिणाम क्या आते हैं, हम आपके सामने दूसरी वीडियो में जुड़ेंगे। और इंटर्न्स एडवोकेट से मैं जरूर चाहूंगा कि एडवोकेट साहब से अगर किसी को ऑर्डर वगैरह अगर करना तो इंटरनेट पे अपलोड है, और अगर चाहिए हो तो इनको यहाँ से मिल सकता है। कोई इसके बारे में अपना अनुभव या इनसे कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये चैम्बर नंबर रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का लॉयर चैम्बर है, 1006 नंबर है, 10वीं फ्लोर के बिल्डिंग पे। और मंजीत माथुर जी हैं इसमें जो कानूनी अधिवक्ता है, और मैं साथियों बताना चाहूंगा कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। और ये भी चीज आपको बताऊंगा कि मार्च 2021 में जब चुनाव हुआ था तो सबसे ज्यादा मतों से ये जीत कर आए थे, इसी वजह से क्योंकि यहाँ के कानूनी अधिवक्ताओं के अंदर यंगर एडवोकेट इंटर्न में और इसके अलावा और भी जो बार्स हैं उनमें मंजीत माथुर जी के प्रति बड़ी आस्था है, और उसका परिणाम चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिला। और इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विक्टिम है वो भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि खुद कानूनी अधिवक्ता है, बहुत विजिलेंट मैं कानूनी अधिवक्ता है, उसको भी मैं लेके चाहता हूं कि अगर पुलिस अगर अपने उसको चाह रही है ना, तो बीइंग ए सिटीजन और कानूनी अधिवक्ता भी कम से कम 100-150 किस्म के टैक्स देश में भरता है, तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। न्यायालय जब कभी इसको रिवीजन को अगर कभी फाइल करती है कंसीडर करें। खासतौर से डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट समीर शर्मा जी से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, मनोज कुमार जी से भी एसएचओ जो है रानीबाग के, वो इसको ये ना देखें कि डिपार्टमेंट का आदमी, वो ये देखें कि एक अधिवक्ता को भी इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी भी उम्मीद, उसकी भी भावना, आज उसकी भी उम्मीद ये कोर्ट ही है। और मेरा ये पूरा विश्वास रहेगा कि कोर्ट ना उम्मीद नहीं होने देगी इस कानूनी अधिवक्ता को और इस पूरी फैकल्टी को जो आज इस बात में कह रहे हैं। एक बार और क्या आप कहना चाहते हैं? इस केस में सबसे ज्यादा जिस बंदे ने स्ट्रगल किया है और सबसे ज्यादा जिसने मेहनत करी है वो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी गौर जी हैं और अपने मंजीत माथुर जी हैं, जिन्होंने दिन रात लगा दिया इस केस के लिए। दुनिया भर की जजमेंट, दुनिया भर की मेहनत उन्होंने करी है, इतनी हमने भी नहीं करी जितनी उन्होंने करी है, और उसका परिणाम आप सबके सामने ही है। और आगे भी सिर्फ यही नहीं, आगे भी अगर इस केस में जरूरत पड़ेगी हम फिर से मेहनत करेंगे और फिर से एक बार इसे अगर रिवीजन भी लगती है, आगे कुछ भी होता है तो उसका हम उसमें बिल्कुल मेहनत से होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो सवाल और जवाब। और अगर आज ही आपका ये आचरण है तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इतिहास जो लिखा जाएगा क्रांति का, जस्टिस का, तो कहीं ना कहीं उन पन्नों में आपका नाम जरूर जुड़ेगा। मंजीत माथुर जी का तो नाम कई जगह जुड़ा है, अश्विनी गौर जी का, और उसमें कहीं ना कहीं भविष्य में आज आपके इस बातों को सुन के मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ कि इस युवा स्टेज के अंदर आपका ये आचरण है आज न्यायालय के प्रति, और ये विश्वास और जो उम्मीद है, मेरे को जरूर लगता है कि आने वाले दिनों में जब न्याय का और इतिहास में जस्टिस का नाम लिया जाएगा तो उन न्याय के पन्नों पे कहीं ना कहीं आपका नाम जरूर लिखा जाएगा। ऐसी उम्मीद, विश्वास और कामना के साथ मैं आज ये आपसे अभी संबोधन को मैं बंद करता हूं और सभी लोगों से कहूंगा कि प्रेरणा लेंगे और 1006 नंबर चैम्बर ये केंद्र बिंदु बनेगा। आज एक नया इतिहास, एक नई क्रांति जो आज 11/7/22 की साजिश से शुरू हुई है, अश्विनी गौर वर्सेस एसएचओ रानीबाग एंड अदर्स, ये एक नया, एक मेरे को लगता है कि इतिहास न्याय के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी भी आज इसी प्रयास करते रहे हैं कि आम जनता तक इतिहास न्याय पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट हो। वो भी मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी आरोपी पुलिस वाले को बचाने के लिए किसी तरह की मदद करेगा उनका डिपार्टमेंट। मेरी पूरी ऐसी आशा, गृह मंत्रालय तक भी हम ये बात पहुंचाएंगे, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका साथ देंगे, क्योंकि सच सबके चाहते हैं कि सच और विक्टिम को इंसाफ मिलना चाहिए, यही हमारे देश के संविधान में लिखा है। और इसी के साथ संबोधन खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। जय हिंद।